चलो देखो, तो आज हम लोग अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, उसके पीछे जो एक्सरसाइज था उसका सब क्वेश्चन हो गया है ना। तो आज पढ़ना है हम लोगों को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यही न दिया है। तो देखो, आवाज नहीं। आज अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो हम लोग जानते हैं, प्राकृतिक संख्या के बारे में हमने बताया था कि गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जो वही प्राकृतिक संख्या है उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है उसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे मान लो हमको दे दिया जाए कि 18 दे दिया गया हो, है ना। तो इसका जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 9 फिर 3 त्रिका फिर 3 एकम 3। तो यही 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यही किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो हम लोग गुणनखंडन करते हैं इसी को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जैसे 525 हो, ठीक, इसका गुणनखंडन करते हैं तो कैसे करेंगे। अब वही इसको 5 से काटेंगे तो 5 से 5 का नम 5 होगा ना। फिर 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 2 उतारेंगे, इसके बाद भाग जाएगा नहीं तो 5 को उतारना पड़ेगा। जब 2 अंक उतारते हैं तो क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं। तो अब हो गया, तो फिर 5 बच्चे 25, फिर 5 से इसको काटेंगे, यही ना। तो 5 दूनी और 5 का नम 5। फिर ये 3 से काटेंगे, 3 सते फिर 7 का नम 7। तो इसका गुणनखंडन क्या हुआ, 525 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 3 और गुणे 7। तो यही किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन करते हैं या अभाज्य गुणनखंड करते हैं वही कहलाता है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो भाज्य और अभाज्य तो आप लोग जानते होंगे, है ना। जो संख्या स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, और जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो उसी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में किसी भी प्राकृतिक संख्या का जो गुणनखंड करते हैं वही कहलाता है आपका अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक। अब इसके द्वारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा अर्थात गुणनखंड के द्वारा, और इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में गुणनखंड है। अब देखो 5 अभाज्य है कि नहीं है, 5 स्वयं से केवल 5 से ही कटेगा ना। 3 अभाज्य है कि नहीं है, 7 अभाज्य है कि नहीं है। इसमें भी देख लो, जो 18 का किए हैं तो 2 अभाज्य है कि नहीं है, 3 अभाज्य है कि नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। और 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो कभी कभी आप लोगों को प्रश्न में, उसमें पेपर में जो ओएमआर शीट पे भरने के लिए आता है उसमें यही पूछा जाता है कि ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम हो। तो क्या है वो, केवल 2, ठीक। तो इसके द्वारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी पीछे हम लोगों ने यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर रहे थे ने, वैसे इस गुणनखंड के द्वारा संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करते हैं, ठीक। तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं।
जैसे दो संख्याएं मान लो हमको दे दिया गया हो 18 और 40 का HCF ज्ञात कीजिए, यही ना। तो इसको अगर यूक्लिड से ज्ञात करना होगा तो पीछे हम लोग यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से कैसे ज्ञात करते हैं उसको पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हम लोग किसके द्वारा ज्ञात करेंगे? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अर्थात गुणनखंड के द्वारा। तो गुणनखंड के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं? जो 18 है पहले इसका गुणनखंड कर डालेंगे, है ना। तो इसका गुणनखंड अभी हमने किया था, क्या आया था? 2 गुणे 3 और गुणे 3 हो गया। फिर अब चलेंगे इस 40 का, तो इस 40 का क्या होगा? इसको वही 2 से, तो 2 दूनी, फिर 2 दहा में 20, 2 पच्चे, फिर हो गया ने। तो इसका मतलब 40 का क्या आया? 40 का आया 2 गुणे 2 2 और गुणे 5, यही ना। अब देखो यहीं से इसका मासा ज्ञात करेंगे तो मासा क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, मासा ज्ञात करेंगे तो मासा का मतलब जो दोनों संख्याओं में जो गुणनखंड कॉमन होगा जब केवल उसी को लेंगे वो उसका मासा कहलाएगा। अब देखो दोनों में क्या है? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इस 2 का एक जोड़ा बना जो दोनों में है कि नहीं है, तो उसको जब लिख देंगे वही आपका क्या होगा? मासा। और फिर और देखेंगे कि और ऐसी कोई तो संख्या नहीं है जो ऊपर वाली भी संख्या में हो और नीचे वाले भी संख्या में हो। तो अब देखते हैं ऊपर में यहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर कहीं नहीं 3 है, फिर इसके आगे ये सब 2 है लेकिन ऊपर नहीं है कोई, इसका मतलब किसी का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब उसका मासा क्या हुआ? 2 हुआ। इसी प्रकार अगर अब इसका लासा ज्ञात करना हो, मान लो लघुत्तम समापवर्तक आपसे दे दिया हो, पूछा हो कि लघुत्तम समापवर्तक इसका ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे? जिसका जोड़ा होगा उसको तो एक बार लिख लेंगे, बाकी जितनी शेष संख्याएं बच रही हैं उनको भी लिखेंगे लासा के लिए। मासा में केवल उसी संख्या को लिखेंगे जिसका जोड़ा बने, लेकिन लासा में क्या करेंगे? जिसका जोड़ा बनेगा उसको लिखेंगे, बाकी शेष जितनी संख्याएं बच रही हैं उनको लिख देंगे, तो वही क्या हो जाएगा? आपका लासा। तो अब इसके बाद क्या बच रहा है? चलो पहले 2 को ही देख लो, ये 2 और बच रहे हैं कि नहीं? हो गया। और यहां से 3 3 बच रहे हैं कि नहीं? तो इन 3 3 को ले लेते हैं, फिर एक क्या बच रहा है? 5। तो यही हो जाएगा इसका क्या? लासा। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक, तो इतने को 24 लिख लो, और गुणे 5 तिहाई 15, ये बचा। अब इस 15 से इसमें गुणा कर दो, 15 चौका 60 और 15 दूनी 30 और 6 36। तो इसका मतलब कि 18 और 40 का जो मासा है वो कितना होगा? 2, और लासा जो होगा वो 360। तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है अर्थात जो अभाज्य गुणनखंड है उसके द्वारा हम ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे? मासा और लासा। तो कैसे ज्ञात करते हैं? क्लियर हुआ? यही है अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, और इसके द्वारा हम लोग मासा और लासा को ऐसे ज्ञात करेंगे। कोई दिक्कत? अब एक होता है संख्याओं में और लासा मासा में संबंध, है ना। तो वो संबंध क्या होता है? देखो जैसे यहां से देखेंगे, जो पहली संख्या होती है, पहली संख्या है ना, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक, यह जो बराबर होता है यह बराबर होता है मासा और गुणे लासा। अब इसमें से कोई 3 आपको दिए हों तो चौथे का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या दी हो, दूसरी संख्या दी हो, लासा दिया हो, तो मासा का मान ज्ञात कर देंगे। तो इधर लासा गुणे में है तो इधर आ जाएगा, क्या कर देंगे? उसका भाग दे देंगे। तो इन संख्याओं का गुणा में इसके लासा से भाग दे देंगे तो मासा का मान आ जाएगा। या फिर
इसका लासा का मान निकालना चाहते हैं तो मासा से इधर भाग दे देंगे, या फिर इस संख्याओं का करेंगे, जैसे पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या को इधर ले जाएंगे, भाग दे देंगे, या इसमें दूसरी संख्या का मान निकालना होगा तो पहली संख्या को ले जाकर के भाग दे देंगे। तो यही लासा और मासा और उन संख्याओं में क्या होता है, संबंध होता है। इसी के द्वारा हम लोग प्रश्नावली में प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, तो ये संबंध नोट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे आगे। एक और होता है एक टॉपिक, इसमें है गुणनखंड वृक्ष, तो अभी उसको भी देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुणनखंड वृक्ष है ना। तो गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, गुणनखंड वृक्ष क्या होता है, वही जैसे अभी हम लोग 18 को लिए थे, इसको ऐसे लिख देंगे, वही गुणनखंड करते जाएंगे। अब पहले हम लोगों ने इसको इसको किससे काटा, 2 से नहीं, ऐसे जो 2 है इसको ऐसे बॉक्स में यहाँ लिख देंगे 2। तो 2 से जब हम लोगों ने इसको काटा तो कितना आया, 9 आया ना, तो 9 को यहाँ लिख देते हैं, हो गया। फिर इस 9 को कैंसिल करेंगे तो इस 9 को किससे कटेगा, 3, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर फिर 3 त्रिक का है ना। अब फिर ये कटेगा इसी 3 से ही, तो यही इसका 2 3 3 जो ये लास्ट में अंत में संख्याएं मिल रही हैं, यही आपका क्या कहलाता है, गुणनखंड। और किसके द्वारा ये एक वृक्ष के मॉडल जैसा इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसको कहते हैं गुणनखंड। मतलब ये भी वही गुणनखंड है, सिर्फ इसमें संख्याओं को ऐसे बॉक्स में लिख देंगे तो इसको कहते हैं गुणनखंड वृक्ष, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, तो देख लेंगे। अब चलेंगे हम लोग इसके प्रश्नावली पर चलेंगे और उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखो, तो प्रश्नावली 1.2 उसमें देखो, इसका पहला क्वेश्चन है, आपको दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला है इसमें 140 का, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, तो व्यक्त कर दिया जाए। अब देख लो इसको सबसे पहले 2 से काटेंगे, है ना। तो 2 से काटेंगे, 2 सते हो जाएगा ना, फिर 2 से 2 तिहाई और 2 पचे 10 हो जाएगा। अब ये सीधे 5 से इसको काटेंगे, 5 सत्ते, फिर 7 कम 7। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा आपका, वो हो गया 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के घाते 2 और गुणे 5 और गुणे 7। तो यही है किसी भी संख्या का जो दी हुई संख्या है उसका अभाज्य गुणनखंड, है ना। तो ऐसे ही फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला आप लोग जरा निकालो, देखो सेकंड है, इसमें 156 का निकालना है।
हो गया। तो इसमें का पहला वाला सब क्वेश्चन हो जाएगा ना आप लोगों का। ऐसे दूसरे में दिया है, अब चलेंगे दूसरे वाले में। दूसरे में क्या दिया है आप लोगों को? दूसरे में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। तो ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है कि नहीं। तो दूसरे का पहला देखो क्या दिया है आपका। तो दूसरे का फर्स्ट वाले में है कितने कितने का निकालना है? 26 और 91। तो 26 और 91 का निकालना है क्या? HCF और LCM, यही ना। तो निकालेंगे पहले 26 का। तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड करेंगे। और एक चीज और है, चाहेंगे तो इसको दोनों को एक साथ भी इसका लासा निकाल सकते हैं, क्योंकि लासा मासा दोनों निकालना है। चलो गुणनखंड करके एक एक का अलग अलग ही निकाल लेते हैं आसानी से। तो इसको अगर हल करेंगे तो 2 एक कम 2 2 तिहाई, तो फिर ये हो जाएगा 13 एक कम 13। इसका हो गया गुणनखंड। अब इसका 91 का करेंगे, है ना। तो 91 का जब करेंगे तो 13 सते 91 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ से 26 का जो गुणनखंड हुआ 2 गुणे 13 और 91 का जो गुणनखंड हुआ वो 13 गुणे 7 हुआ। अब यहाँ से इसका पहले मासा ज्ञात कर लेते हैं, यही ना। तो मासा में हमने आपको बताया है, मासा में क्या करते हैं, जो संख्या दोनों में होती है उसी को लेते हैं। तो दोनों में क्या है ना। तो इसका मासा क्या हो गया आपका 13 और लासा क्या हो जाएगा? लासा में देखो, लासा में अब देखो, लासा में जो दोनों में होता है उसको तो लिखते हैं, इसके बाद जो शेष संख्याएं बच रही हैं उनको भी लिखते हैं। तो शेष में क्या बचा? ऊपर से 7 2 और 1 7। तो इसका गुणा कर देंगे, देखेंगे कितना होगा। तो 13 दूनी 26 हो गया और गुणे 7। अब 7 6 42 के 2, है ना। और 7 दूनी 14 4, तो यही ना। अब इसका याद करना है कि क्या ये दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना। इसमें हमको दिखाना है पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, यही ना, बराबर HCF और गुणे LCM। तो देख लो, तो पहली संख्या कितना है 26 और गुणे कितना 91 बराबर। अब जरा देखेंगे HCF कितना है 13 और गुणे LCM कितना है इसका 182, यही ना। तो अब इसको जरा गुणा करके देख लेते हैं कि क्या दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो गुणा करके इसका मान वहां नोट कर लो। तो 91 और गुणे कितना 26 ना। तो इधर करेंगे तो 6 का 9 6 हो जाएगा और 6 9 बनेगा ना। फिर इधर से 2 एक कम 2 और 2 9, तो जोड़ देंगे 6 हो जाएगा 4 2 8 5 13 1 1 2। तो इसका मान आ गया 2366 आया। और इधर भी देख लेते हैं। तो यहाँ से 13 से इसमें करते हैं गुणा, तो 13 दूनी 26 के 6 और हासिल 2 और 13 8 और 2 जोड़ देंगे तो 106। तो 106 का क्या होगा 6 और हासिल कितना 10, यही ना। फिर 13 करना और 13 10। तो देख रहे हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल और उनके HCF और LCM का गुणनफल दोनों क्या हुए सेम। तो यही हमको दिखाना था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का जो वैल्यू है वो उनके HCF और LCM के बराबर होगा। अब इससे एक आपको यहाँ से एक चीज मिल जाएगा कि यदि आप कहीं भी LCM या HCF निकालने में गलती करेंगे तो यहाँ से दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो उनके HCF और LCM के बराबर नहीं आएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यही है, इसके द्वारा दूसरे में आपसे यही पूछा गया है
कि दी हुई संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कीजिए। फिर उसके द्वारा उसमें दिखाना है कि क्या पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल उनके एचसीएफ या एलसीएम के बराबर है या नहीं। तो देखेंगे यदि आप एचसीएफ और एलसीएम का मान सही सही निकाले रहेंगे तो उनका गुणनफल बराबर आएगा, अन्यथा नहीं। तो यहां से एलसीएम और एचसीएफ का उत्तर का जांच भी आप कह सकते हो, कर सकते हैं हम लोग कि जो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाला वो सही है कि गलत। तो यही है दूसरे का पहला वाला क्वेश्चन। इसको नोट करके फिर देखेंगे दूसरा वाला। इसका सेकंड वाला आया। हो गया ना? भी आ गया सर। तो इसमें जो 510 और 92 का भी, और फिर है 336 और 54 का निकल गया ना। फिर ऐसे अगला तीसरा जो है उसमें देखो दिया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो थर्ड वाला देखेंगे हम लोग कैसे उसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि द्वारा कह रहा है तो पहले उसका गुणनखंड कर लेंगे। देखो तीसरे वाले में दिया है, तीसरे का पहला उसमें दिया है किसका किसका 12, 15 और 21 का। 12, 15 और 21 का। इसका कह रहा है गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात कीजिए, एचसीएफ और एलसीएम। तो गुणनखंड कर लो। पहले चलते हैं हम लोग किसके 12 का गुणनखंड करते हैं। तो 12 का क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 की आई। फिर 15 का लेते हैं देखो, तो 15 का हो जाएगा 3 5 फिर 21 का लेंगे तो 21 का हो जाएगा 3 और गुणे 7, 3 7। अब इसका गुणनखंड हो गया ना। अब इसका मासा और लासा दोनों निकालना है। मासा अर्थात उसमें दिया है एचसीएफ, तो इसकी वैल्यू तो अभी हमने बताया। मासा क्या होता है, किसको लेते हैं, जो कॉमन होता है सब में। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो सब में है, 3 है। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 3। और एलसीएम में चलेंगे लासा में। लासा देखेंगे। अब लासा में एक चीज और लासा के लिए आप लोग समझ जाओ, जो भी ये अभाज्य गुणनखंड होता है मासा में तो जो दोनों में कॉमन होता है सब में उसको लेते हैं, लेकिन लासा में क्या करते हैं, जो संख्या जितनी अधिकतम बार आएगी उतनी बार उसको लिखेंगे। बात समझ रहे हैं नहीं। जैसे यहाँ 2 है तो 2 अधिकतम कितनी बार आया है 2 बार ना, इसलिए 2 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार। और 3 तो एक बार आया, इसका मतलब 3 एक ही बार होगा। फिर बाकी ये है तो इसका जो लासा हो जाएगा 2, फिर 2 बार 2 है, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। यही हो जाएगा इसका क्या लासा। तो 2 दूनी 4 किया है, 12 5 60 हो गया। और बचा इधर गुणे कितना 7, फिर 7 6 तो 420। ये हो जाएगा इसका लासा। और इसका मासा कितना आएगा 3। तो बस इसमें केवल आप लोगों को दी हुई संख्या का लासा और मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम है ना। तो ज्ञात कर लेंगे, इसके ऊपर चला जाए ना। तो चौथे में देख लो, आपको वही जो अभी संख्याओं और उनके लासा मासा में संबंध का एक फार्मूला हमने आपको बताया था ना। ठीक, इसमें देखो दिया है 306 कामा 306 फिर कामा 657। इसका क्या का एचसीएफ दिया है कितना, इसका एचसीएफ कितना है 9 है। तो कह रहा है इसके द्वारा इसका क्या ज्ञात कीजिए एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो हम लोग अभी हमने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला कि पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, यही ना। यह जो है बराबर क्या, HCF और गुणे LCM। तो पहली संख्या आपका इसमें कितना है 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और बराबर HCF इसका कितना है 9 और गुणे LCM। तो ये LCM ज्ञात करना है। तो LCM बराबर आपका क्या हो जाएगा LCM। तो ये 306 गुणे 657 और इसमें भाग दे देंगे किससे 9 से। तो 9 से भाग दे देंगे, इसका क्या आ जाएगा LCM। तो भाग दे दो, तो 3 से इसको काट दो, 3 त्रिका 9 और इसको काट देते हैं 3 का नाम 3 और 0 3 दूनी है ना। फिर 3 से इसको काट दो, तो 3 त्रिका 9 और 3 चौके। तो LCM जो इसका आ जाएगा आपका 34 गुणे 657, यही ना। तो अब इसमें इसका गुणा करा दो, वही हो जाएगा LCM। तो 657 और गुणे कितना 34। तो हल कर लेंगे अब इसको। तो 4 सते 28 हुआ, 4 पच्चे 20, 2 22 और 4 6 24 और 24 और 2 26 हो गया और 3 सते 21, 3 पच्चे 15, 15 2 17 और 3 6 18 और 1 हासिल 19। तो ये हो जाएगा 8 2 1 3 7 6 13 9 2 11 1 12 1 1 2। तो 22 300 कितना आ गया LCM का जो मान आया 22 और 338। यही हो जाएगा इसका LCM, है ना।